भारत के इतिहास में एक चीनी यात्री की चर्चा बहुत ज़्यादा क्यों होती है? आखिर फाहियान कौन था? 5th सेंचुरी में फाहियान ने भारत में क्या देखा? और सबसे ज़रूरी बात, उस समय भारत कैसा था? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम इन्हीं सब सवालों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातों को जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत या कहूँ हमारा भारत यूँ ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था, जिसका वर्णन भारत में आए हुए विदेशी यात्रियों ने अपने नोट्स में किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के बारे में वर्णन बहुत सी यात्रियों ने अपने नोट्स में किया है, जिसमें एक मुख्य नाम फाहियान का भी है। दरअसल दोस्तों, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5th सेंचुरी में भारत आए थे। वे लगभग 30 देशों की यात्रा किए थे। उनका जन्म चीन के उयंग नामक स्थान पर हुआ था। वे 5th सेंचुरी में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। दोस्तों, आज भले ही भारत और चीन के बीच संबंध ठीक नहीं है, लेकिन उस समय लोग चीन से भारत पढ़ने के लिए और बौद्ध धर्मों का अध्ययन, बौद्ध ग्रंथ अध्ययन करने के लिए आया करते थे। आप समझ सकते हैं कि भारत उस समय कितना समृद्ध था। तो सवाल यह है कि 5th सेंचुरी में फाहियान ने भारत में क्या देखा? इसका वर्णन उन्होंने अपने नोट्स में किया है, जिसका अनुवाद जेम्स लेगी ने किया था, जिसमें कुछ कमियां थीं। इसका अनुवाद एक भारतीय ने, जिनका नाम जगमोहन वर्मा था, उन्होंने भी किया। कुछ शब्दों की गलती उसमें भी थी, जिसकी चर्चा मैं वीडियो में आगे करने वाला हूँ। फाहियान अपने नोट्स में लिखते हैं कि यहाँ से वह 80 योजन चले। पथ में बहुत से बुद्ध विहार मिले, जिनमें लाखों श्रमण मिले। इन सभी स्थानों से होते हुए वे एक जनपद में पहुँचे। जनपद का नाम था मताउला। अब दोस्तों, मताउला उस समय मथुरा का नाम था और यमुना नदी का नाम था पूना। नदी के किनारे किनारे चलते गए। नदी के दाएं और बाएं 20 बुद्ध विहार मिले, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार अब तक है। 5वीं शताब्दी के राजा भी बौद्ध धर्मानुयायी मिले। भिक्षु संघ को दान देते समय राजा अपना मुकुट उतार देते हैं। राजा अपने बंधुओं और आमात्यों सहित अपने हाथों से आहार परोसते हैं। भोजन परोसकर प्रधान के आगे आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। संघ के समक्ष खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। दोस्तों, आपने देखा उस समय भी लोग बौद्ध भिक्षुओं का कितना ज़्यादा सम्मान करते थे। इवन राजा भी उनके सामने खाट पर नहीं बैठते थे। यह मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, यह फाहियान 5th सेंचुरी में जो एक चीनी यात्री था, उसने अपने नोट्स में लिखा है। आगे वे लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के समय जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी, वही अब तक चली आ रही है। दक्षिण मध्य देश यानी कि आज का दक्षिण भारत, दक्षिण मध्य देश में शीत और उष्ण ऋतु समान है। प्रजा बहुत साधन संपन्न और सुखी है। लोग राजा की भूमि जोतते हैं और उपज का अंश देते हैं। कोई पंच पंचायत नहीं है। लोग जहाँ चाहे रहें और जहाँ चाहे जा सकते हैं। राजा न प्राण दंड देते हैं और न ही शारीरिक दंड, बल्कि अपराधों के अनुसार दंड दिया जाता है। जो आदमी बार बार दस्यु कर्म करता है, उसे दक्षिण कर छेद किया जाता है। यहाँ पर दस्यु कर्म का मतलब है लूटपाट करना और डकैती होता है। राजा अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं और पूरे देश में कोई भी निवासी न तो जीव हिंसा और मद्यपान करता है और न ही लहसुन और प्याज खाता है, सिवाय चांडाल के। दस्यु को चांडाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में प्रवेश करते हैं तो सूचना के तौर पर लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जाएं और उनसे बच कर चलें, कहीं उनसे स्पर्श न हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वे लोग जो चोरी और लूटपाट करने वाला काम करते थे, वे खुद सूचना के तौर पर एक लकड़ी बजाते हुए चलते थे ताकि कोई उनसे स्पर्श न हो जाए। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते हैं। जीवित पशु बेचते हैं। न कहीं सूनागार और शराब की दुकान है। क्रय विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है।
केवल चांडाल ही मछली मारते हैं, शिकार करते हैं और मांस खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात आ गई ना कि चांडाल लोग क्यों लकड़ी बजाते हुए चलते थे, क्योंकि वे मांस मछली बेचते थे और खाते थे, इसलिए वे जंगलों में रहते थे। यहाँ पर कोई छुआछूत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वे लिखते हैं कि भगवान बुद्ध के बोधि लाभ करने पर सभी जनपदों के राजा और सेठों ने भिक्षुओं के लिए बुद्ध विहार बनवाए। खेत, घर, वन, आराम वहाँ की प्रजा और पशुओं को दान कर दिए। दान पत्र ताम्रपत्र पर खुदे हैं, प्राचीन राजाओं के समय से चले आ रहे हैं। किसी ने भी आज तक इसे विफल नहीं किया है, यानी कि किसी ने भी इसके क्रम को नहीं तोड़ा है। अब तक वैसे ही हैं। बिहार में संघ को खान पान मिलते हैं, वस्त्र मिलता है, आए गए को वर्षा में आवास मिलता है। देखा दोस्तों आपने, उस समय राजा और सेठ भिक्षुओं का कितना ज़्यादा सम्मान करते थे। पढ़ने के लिए विद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे, इसलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रमणों का काम अच्छे कर्मों से धर्मोपदेश करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान लगाना है। आगंतुक भिक्षु आते हैं तो रहने वाले भिक्षु आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं और उनके वस्त्र और भिक्षा पात्र स्वयं ले जाते हैं। उन्हें चरण धोने के लिए जल और सिर में तेल लगाने के लिए देते हैं। विश्राम करने पर उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों में प्रवज्जा ग्रहण की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास देते हैं और नियमानुसार व्यवहार करते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अतिथियों का स्वागत करने का तरीका, इतना अनुशासन था 5th सेंचुरी में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि लोग अपने एक्चुअल हिस्ट्री को जान सकें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।